नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम की। नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है। पेंशन का अर्थ आपको अब तक यही पता होगा कि क्या होता है। जब आपकी जो रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के बाद कुछ राशि सरकार द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती है, उसे हम पेंशन कहते हैं। पेंशन में आपने देखा होगा कि पहले जो पेंशन हुआ करती थी वह केवल सरकारी व्यक्तियों के लिए हुआ करती थी। सरकार द्वारा इस बात को समझा गया कि जो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत व्यक्ति हैं, उनको ही अकेली पेंशन स्कीम मिलती है। लेकिन हम देख सकते हैं बुढ़ापा हर एक व्यक्ति की समस्या है। हर एक व्यक्ति का बुढ़ापा आता है और वह अपनी जो कि शारीरिक स्थितियों से जब कमज़ोर होता है तो उसके लिए भविष्य निधि की आवश्यकता होती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार द्वारा प्रयास किए गए। उन्हीं प्रयासों के चलते नेशनल पेंशन स्कीम निकल कर आई, यानी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पेंशन स्कीम जो आज निकल कर आई है वह क्या करती है, वह ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्तियों को लिए भी पेंशन की स्कीम ला रही है जो कि किसी सरकारी नौकरी में नहीं है। और हम देख सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको एक पेंशन दी जाएगी जिसके माध्यम से वह अपना कार्य कर सकें। हम देख सकते हैं कि इसमें बुजुर्गों को भी सहायता प्राप्त होगी और भी हम देख सकते हैं इससे सामाजिक स्थिति उनकी सुधरेगी। चलिए देखते हैं नई पेंशन स्कीम के बारे में। पुरानी पेंशन स्कीम में आपने थोड़ी सी जानकारी ले ली, अब इसके बेसिक्स को हम समझने का प्रयास करते हैं जिनसे कि प्रश्न बनते हैं। यह मुहिम आज की नहीं है, इसके लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। यानी जब हम देख सकते हैं कि हमारा देश जैसे ही आज़ाद होता है तो नौकरियां जो कि भारतीय नौकरियां होती हैं, हम देख सकते हैं वह क्या होती है। पहले तो हमें आज़ादी ही नहीं मिली थी, तो हम क्या कर रहे थे कि उस समय पर हम आज़ादी की मांग कर रहे थे कि कुल मिलाकर जो हमारी सरकार है हमारी बातें सुने। हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे और उसके पहले क्या हुआ करता था कि राजे रजवाड़ों के द्वारा शासन किया जाता था। उनसे तो किसी भी प्रकार की मांग की जानी जायज़ नहीं थी। इसके बाद हम देख सकते हैं ब्रिटेन का रूल आता है, तो इस समय पर नौकरियों में हम देख सकते हैं कि पेंशन की जो स्कीमें हुआ करती थी उनके अनुसार की होती थी। और हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान लागू होता है हमारे यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ मिलना प्रारंभ होती हैं। आईएएस, आईपीएस, बैंक की और कई सारी नौकरियां हमारे पास होती हैं। उन नौकरियों में कार्यरत व्यक्तियों को जो वह देश के लिए सेवा दे रहे हैं उनकी भविष्य निधि की जो जिम्मेदारी है वह सरकार के ऊपर आ जाती थी। और हम देख सकते हैं जैसे ही रिटायरमेंट होता था उनके लिए पेंशन स्कीम प्रारंभ कर दी जाती थी। प्रारंभ में तो यह सब कुछ ठीक ठीक लग रहा था, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ता है, आज़ादी के कुछ दशक बीतते हैं, तो हम देख सकते हैं ढेर सारे ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनकी रिटायरमेंट होती है। रिटायरमेंट के बाद ऐसे लाखों व्यक्ति होते हैं जिनकी पेंशन सरकार को देनी होती है। अब जैसे ही सरकार के यहाँ पर एनपीए टाइप का जो पैसा होता है वह यहाँ से निकल कर जाता है जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलना, तो सरकार के ऊपर एक बटन पड़ता है। मान लो क्या होता है कि आप यदि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यदि आप अभी काम कर रहे हैं और अपनी टैक्स पेयर की मनी कहाँ पर जा रही है, सरकार के पास जा रही है। सारे देश से जो टैक्स पेयर की मनी जाती है वह क्या होता है सरकार के प्रोविडेंट फंड में जमा होती है। प्रोविडेंट फंड से आपके लिए ढेर सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपके लिए सामाजिक सुरक्षा है, वृद्धा पेंशन है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कुटीर योजना चल रही है और ग्रामीण में मनरेगा योजना चल रही है। यह सारी योजनाएं, जैसे कि मान लो ग्राम सड़क योजना है, यह सारी योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से निकल कर आता है, सरकार के खाते से निकल कर आता है, बजट में लॉन्च किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ढेर सारा जो पेंशन का पैसा था वह ऐसे व्यक्तियों के पास जा रहा था जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी करने के साथ वह अच्छी स्थिति में है। और हम देख सकते हैं कि यह जो पैसा चला जाता था इसलिए इन स्कीमों पर असर पड़ रहा था जो बाकी स्कीमें हुआ करती थी, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से ज़रूरत थी। गांव में नई सड़कों का निर्माण करना था और ढेर सारी ऐसी स्कीम्स थी जैसे कि जो कि पेंशन योजना है, स्कूलों में पढ़ाई है, इन सब के लिए जो पैसा खर्च किया जाना वो कहाँ पर जा रहा था, पेंशन में जा रहा था। तो सरकार के द्वारा इसके लिए नीति अपनाई गई और उसी नीति को आज हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। हम देख सकते हैं कि वर्षों से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में क्या होता था कि मान लो अब हम बेसिक समझते हैं कि क्या था फंडा।
कि मान लो पहले आपकी आय, मान लो कि जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपकी आय का क्या है, 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख का जो 50% है यानी 50,000 रुपये के लगभग जो पैसा है आपका वो जीपीएफ में जाता था। जीपीएफ क्या कहलाता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। जीपीएफ के द्वारा वो पैसा काट लिया जाता था। और हम देख सकते हैं कि यह सरकार को ऐसा होता था कि मान लो आप 1 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं तो आपको सीधे तौर पर वो 1 लाख पे नहीं कर रहे हैं। माना जाता था कि आपकी 1 लाख की जॉब है लेकिन 1 लाख आपको नहीं मिलते थे, इसमें से 50,000 आपको प्राप्त होते थे और प्रोविडेंट फंड के तौर पर जो पीएफ होता है उसमें 50,000 रुपये काट लिए जाते थे। तो मान लो जो आप जीपीएफ का जो पैसा आपका जो यहाँ पर कट रहा है वह सामान्यतः सरकार को देना नहीं होता था, लेकिन क्या होता था कि सरकार के ऊपर यह बर्डन पड़ता था, यह कर्जा उनके ऊपर बढ़ता था। तो हम देख सकते हैं कि अब जैसे ही रिटायरमेंट होता था तो वह जो पीएफ उनका कटा है उसको इनको क्या होता था, पेंशन के रूप में देना होता था। अब हम देख सकते हैं इस प्रकार के प्रावधानों के लिए सरकार द्वारा 2004 में नई नीति बनाई गई तथा ये जो नीति चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब हम इसी नई पेंशन नीति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। स्कीम बदलने के क्या कारण थे, तो कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए व्यवस्थित योजना नहीं थी। यानी हम देख सकते हैं कि पता नहीं था कि अभी हम लगातार जॉब देते जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का क्रम भी बढ़ता जा रहा था कि ढेर सारी सरकारी नौकरियां अब बार बार देखते हैं जो सरकारी नौकरियां निकल कर आती हैं। तो हम देख सकते थे इसके लिए कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दर साल क्या हो रहे थे, पेंशन धारक जो बढ़ रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि यह जो बर्डन था वह सरकार के ऊपर बढ़ रहा था, क्योंकि देश की आज़ादी के समय बीतते ही कई लोग रिटायर्ड होकर पेंशनधारी बन गए थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में क्या होता है कि ढेर सारे जो संसाधन होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। आर्थिक मंदी 1992 का समय आपने देखा कि किस प्रकार से आर्थिक मंदी थी, फॉरेन रिजर्व हमारे पास बचा नहीं था, तो इसके लिए हम बहुत से संसाधन को यहाँ पर जुटा रहे थे। अभी हाल ही में हमने कोरोना जैसी समस्याएं देखी, तो इस प्रकार की समस्याओं के चलते आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं और इन आर्थिक समस्याओं के चलते इसके लिए अकेला पेंशन के लिए बजट बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सरकार द्वारा इसका अल्टरनेटिव यानी विकल्प खोजा गया। तो हम देख सकते हैं OASIS स्कीम यहाँ पर लाई गई। OASIS स्कीम क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा क्या लाया गया, जो पेंशन की जो स्कीम हुआ करती थी, जो पैसा जा रहा था उसको बचाने के लिए सरकार द्वारा ये आइडिया सोचा गया। OASIS क्या है, तो ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट यह कहलाता है। तो यह होता है ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या था कि आपको क्या होता था, आपकी जो पेंशन है वह 3 लेयर में क्या होती थी, यहाँ पर निवेश होती थी। यानी जब आप जॉब कर रहे हैं उसी समय पर आपकी 10, 30 व 50 ऐसी 3 लेयर में क्या होती थी, 10%, 30% व 50%, ऐसी 3 लेयर में जो कि आसानी से वह वहाँ पर निवेश करते थे। तो इस प्रकार के निवेश यहाँ पर हो जाता था, होने लगा है। तो हम देख सकते हैं यह पैसा एकत्रित कर सरकार को कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदती है। यानी पहले क्या होता था कि पहले सरकार के ऊपर यह बर्डन पड़ता था, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, जैसे ही आपका जो पीएफ होता है जो कि 3 लेयर में जाता है, 10% हुआ, 30% हुआ और 50% हुआ, यह जीपीएफ ही है। लेकिन हम देख सकते हैं इस जीपीएफ को सरकार क्या कर रही है, जैसे ही उनके ऊपर बटन पड़ता है, जैसे ही उनको पेंशन देनी होती है, तो यहाँ से जो स्कीम में जो पैसा कटता है वह क्या हो रहा है कि कॉरपोरेट सेक्टर में क्या जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वह सरकार द्वारा खरीदे जा रहे हैं तथा इस निवेश से प्राप्त जो ब्याज है, यानी जो कि कॉरपोरेट बॉन्ड में इनके द्वारा जो ब्याज प्राप्त होगा उससे लोगों के लिए पेंशन दी जाएगी। तो हम देख सकते हैं अब सरकार के यहाँ पर जिम्मेदारी घट गई और प्राइवेट सेक्टर में क्या किया, इन्होंने जो निवेश किया उस निवेश से प्राप्त पैसे से क्या करेंगे, ये पेंशन चुकाएंगे। तो सरकार को सीधे तौर पर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पहले सरकार को अपने खाते से पेंशन देनी होती थी, वर्तमान में इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है और एक समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। नई पेंशन स्कीम यदि हम देखें तो यह लोगों के भले के लिए ना होकर सरकार के ज़्यादा भले में है। लेकिन हम देख सकते हैं यदि जब सरकार का भला होता है तो लोगों का भला वैसे ही होता है। जो वेल्थफेयर की स्कीम में जो पैसा आना है अब वो रुकेगा नहीं, वो सीधा जनता के पास आएगा। तो हम देख सकते हैं, अब आगे देखते हैं पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी। तो जो पिछली पेंशन स्कीम चली आ रही थी
तो उसको जैसे ही रिप्लेस करना था, तो हम देख सकते हैं कि यदि आपने देखा होगा कि यदि आपको मान लो कोई बाइक आपके पास है और आपको बाइक बेचनी है और आपके लिए डेली उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे, उसके 2 दिन पहले ही नई बाइक लेकर रख लेंगे। तो 2004 में जो स्कीम आनी थी, उसके लिए जो नई स्कीम है उसको 2003 में ही ला दिया गया था और 2003 में सारा खाका तैयार करके रख दिया गया था। जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे तो 3 में जो स्कीम लाए हैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और हम देख सकते हैं कि 2004 में 1 अप्रैल 2004 को यह स्कीम भारतीय सेना के लिए लागू कर दी गई। भारतीय सेना में जो जवान होते हैं वह सरकारी होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस स्कीम को नियंत्रित करने के लिए एक क्या अथॉरिटी बनाई गई, एक ट्रस्ट बनाया गया। इसका नाम था पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल पेंशन फंड। तो यह जो फंड जो ट्रस्ट था इसके लिए बनाया गया। इस स्कीम में प्रवासी भारतीयों को छोड़कर भारत के सभी 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु में आने वाले व्यक्तियों को लिए इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। अब यह स्कीम इतनी अच्छी थी कि यह सरकारी लोगों को तो हाथ में अंदर ले ही रही है, साथ में हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो व्यक्ति कार्यरत है उनको लिए भी यह स्कीम है। तो हम देख सकते हैं कि यह योजना केवल पहले क्या हुआ करती थी, हमने शुरुआत में बात की कि सरकारी लोगों के लिए हुआ करती थी, लेकिन सरकार के लिए यह भी चिंता खल रही थी कि यहाँ से ऐसे प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति भी निकल कर आते हैं जिनके लिए पेंशन की आवश्यकता होगी। वो भी आखिरकार में जाकर बूढ़े होंगे, उनकी भी आवश्यकताएं होंगी, उनकी भी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इसी जिम्मेदारी को समझते हुए इनके द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए गए। इस स्कीम में कर्मचारी की तनख्वाह 10% पेंशन के लिए काटा जाता है। वहाँ पर क्या हो रहा था, 50% को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर रियायत क्या है कि 10% पेंशन स्कीम के लिए रख लिया जाता है। जो कि क्या खरीदना है, उनके लिए बॉन्ड खरीदना है। अब सरकार इसमें कुछ नहीं मिलाएगी। अब हम देख सकते हैं कि कर्मचारी जहां पर कार्यरत है, जिस सेट के यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं उसके यहाँ से 14% स्कीम में जमा करना होगा। यानी 10 ये और ये, तो 24% जो पैसा है आपका कहाँ पर जमा होगा, सरकार के पास होगा। अब के आपकी रिटायरमेंट का समय आता है तो जो भी राशि यहाँ पर एकत्रित होगी उसका 60% क्या होगा, जो कि 60% है वह आपको वापस मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो 40% हो वह जमा रहेगा। तो यह जो स्कीम है, यह स्कीम के थोड़े से पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। इस स्कीम को प्राइवेट के लिए आरंभ कर दिया गया और हम देख सकते हैं कि इस स्कीम की गारंटी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड खरीदे हैं उनके हिसाब से इस योजना को चलना है। यदि कॉर्पोरेट का पैसा अधिक होगा तो आपको स्कीम का लाभ मिलेगा, नहीं होगा तो आपको वह लॉस में जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नई पेंशन स्कीम सरकार के लिए अच्छी है। और हम देख सकते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच ये लेकर चला है कि सरकार का जो फंड कहाँ पर जा रहा था, पेंशनधारियों के पास जा रहा था, अब वो नहीं जाएगा। वह फंड जो टैक्स पेयर की मनी है वह जनता के पास लौट कर वापस आएगी। उनके लिए टैक्स पेयर की जो मनी है उससे क्या हो जाए, वेल्थफेयर की स्कीमें चलाई जाएंगी, आपके लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, स्कूल कॉलेजों की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। तो यह सब सरकार की बोलने की बातें हैं, वो करती हैं नहीं करती हैं उसके लिए हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आपके लिए जो जानकारी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको दे चुके हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।